भारत में ब्रिटिश एम्पायर का इतिहास बड़ा अजीबोगरीब है। उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू हुई थी सिर्फ एक फैक्ट्री से। फैक्ट्री के बाद वो वेयर हाउसेस पर गए और वेयर हाउसेस से एक्सपैंड करके उन्होंने टेरिटरी पे कब्जा करना चालू किया। और जब टेरिटरीज को एक्सपैंड किया तो वो प्रोविंस पर कब्जा करने लग गए और प्रोविंस को एक्सपांड करते करते पूरे भारत पर ही कब्जा कर लिया। और ऐसे ही उन्होंने अपना पूरा ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में स्थापित कर लिया। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट को, जो इंग्लैंड में बैठे ब्रिटिश राजा के रहमो करम पर इंडिया में काम कर रहे थे। लेकिन ये सारे काम जितना सुनने में आसान लगता है उतना स्मूथली नहीं हुए थे। एक तबका था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। उनका ये काम था कि कंपनी का जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसमें हमेशा फायदा ही। उन्हें वॉर पसंद नहीं थी क्योंकि वॉर की वजह से उनकी कंपनी का प्रॉफिट मर जाता था। तो इसीलिए कंपनी ने ट्रीटी करना चालू किया और वो जिस भी स्टेट को जीतते थे तो सबसे पहले ये ट्रीटी करते थे कि उनका जो धंधा है वो सेव। और जब भी वो किसी स्टेट को जीतते थे तो सबसे पहले अपने धंधे को सेव करते थे। उनकी ये पॉलिसी रहती थी कि हमारे अलावा इस स्टेट में कोई और धंधा करेगा ही नहीं। मतलब वो अपनी मोनोपोली सेट कर लेते थे। और इसी प्रोसेस से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ट्रेड एंड कॉमर्स की मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली। और ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट को इसके डिसीजन मेकिंग में उतरना पड़ा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपनी पावर ब्रिटिश चार्टर से लेते थे और चार्टर जो है उसे ब्रिटिश क्राउन इशू करता था। लेकिन ये तभी तक था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करती है। लेकिन जब बात टेरिटरी के आ जाती है तो वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट का दखल देना लाजमी हो जाता है। ये सारी चीजें तो चली रही थी, नए नए चार्टर बन रहे थे, नए नए रेगुलेटिंग एक्ट बन रहे थे। कोई भी इंग्लैंड से आता था वो भारत का गवर्नर जनरल बन जाता था। और फिर इसी सिलसिले में आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली को कुछ स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि भारत में पीस को मेंटेन करना, जितने भी इंडियन स्टेट है उनके पर्सनल कामों में बिल्कुल इन्वॉल्व मत होना और ईस्ट इंडिया कंपनी के रिसोर्सेज को कम से कम खर्च करना। वेलेस्ली ने कुछ सालों तक तो ये सारी बातें फॉलो करी, लेकिन वेलेस्ली ने एक चीज नोटिस करी यहाँ के राजे रजवाड़ों को देखकर, अगर ब्रिटेन चाहे तो वो भारत पर आधिपत्य जमा सकता है, यानी भारत पर राज कर सकता है, एक पैरामाउंट पावर बन सकता है। और फिर वेलेस्ली 7 सालों तक एक आइडिया पर मेहनत करता है जिसका नाम होता है सब्सिडरी अलायंस। और ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। सब्सिडरी अलायंस का आइडिया ऑल्दो एक फ्रेंच गवर्नर डुप्ले का था, लेकिन हम यहाँ उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, जिन्होंने भारत के राजे रजवाड़ों को कन्विंस कर लिया सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर मैं सब्सिडरी अलायंस के बारे में बात करूं तो कोई भी इंडियन स्टेट जो इसको एक्सेप्ट करता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बिना बताए या उसके बिना कंसेंट लिए वो किसी दूसरे स्टेट से ना ही वो युद्ध कर सकता है ना ही कोई नेगोशिएशन कर सकता है। और जो बड़े स्टेट थे उन्हें आर्मी रखने की इजाजत थी, लेकिन जो आर्मी थी उसे कमांड करने वाला एक ब्रिटिश ऑफिसर होगा। और उस बड़े स्टेट को ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ टेरिटरी देनी होती थी, क्योंकि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी उस स्टेट में रह रही है तो उसका खर्चा पानी तो कहीं से आएगा ही ना। और जो छोटे स्टेट होते थे उनके सारे अफेयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी हैंडल करती थी, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। और इन छोटे स्टेट को ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्विसेज के लिए कोई ना कोई छोटी छोटी जगहें उन्हें देनी ही होती थी। और इन सभी राज्यों में जिसने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया है वहां एक ब्रिटिश रेसिडेंट बैठता था जो स्टेट के सभी इंपॉर्टेंट अफेयर्स पर नजर रखता था। और इस सब्सिडरी अलायंस को एक ट्रोजन हॉर्स टैक्टिक कहा जाता है। जब कभी भी आपको एक एम्पायर बिल्ड करना है दूसरे की टेरिटरी में तो आप ट्रोजन हॉर्स टैक्टिक यूज करते हैं। और अगर हम इंडियन स्टेट के कंटेक्स्ट में बात करें तो जिन लोगों ने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था उन्होंने अपने ही घर में गवर्नर जनरल को बिठा के रखा था ब्रिटिश रेसिडेंट के रूप में। और ये ब्रिटिश रेसिडेंट गवर्नर का प्रॉक्सी ही तो था। और इस सब्सिडरी पॉलिसी का एक और फायदा ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक वेल ट्रेंड आर्मी खड़ी हो रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की जेब से एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं हो रही थी इस आर्मी को खड़ा करने के लिए, क्योंकि सारे के सारे पैसे तो इंडियन स्टेट के राजे रजवाड़े दे रहे थे। और लॉर्ड वेलेस्ली अपने प्लान में सक्सेसफुल हुए और इंडिया में रहते रहते उन्होंने बहुत सारे झंडे गाड़े, जैसे टीपू सुल्तान को हरा, क्योंकि टीपू सुल्तान उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा था। इंडिया से फ्रेंच इन्फ्लुएंस को खत्म करना, अपना कंपटीशन ही खत्म कर देना और इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स को सब्सिडरी अलायंस के अंदर लाना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे हैदराबाद, ट्रावनकोर, मैसूर, बरोड़ा और ग्वालियर। ये कहानी यहीं तक। इसके आगे की कहानी यानी 1805 से लेकर 1947 तक की कहानी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगा। और अगर आपको कोई और कहानी सुननी है तो आप कमेंट करें और फॉलो करें शहरनामा।